हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके गुलमोहर बुक के अगले चैप्टर के बारे में, जिसका टाइटल है ज़ीरो आवर और इसके ऑथर हैं अलेक्जेंडर ब्लेड। ये एक बहुत ही पॉपुलर अमेरिकन साइंस फिक्शन और फैंटेसी राइटर थे। द ब्रेन और द प्लॉटर्स इनकी कुछ चुनिंदा कहानियाँ हैं। सबसे पहले इसके टाइटल को क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ज़ीरो आवर होता क्या है। तो ज़ीरो आवर का मतलब होता है किसी इम्पोर्टेंट एक्शन के लिए कोई फिक्स्ड टाइम। तो ये टाइटल इस स्टोरी के लिए क्यों सूटेबल है, ये मैं आप लोगों को स्टोरी के एंड में बताऊंगी। ये स्टोरी सस्पेंस से भरा पड़ा है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सारे कंक्लूज़न आप लोगों को एंड में ही मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहला है बॉबी। ये कोई 10-11 साल का छोटा बच्चा है। दूसरे हैं जॉन कैंडल। ये बॉबी के पिता हैं और एक साइंटिस्ट भी। तीसरी है मिसेस मायरा कैंडल। ये मिस्टर जॉन कैंडल की वाइफ हैं और बॉबी की मदर। और चौथे हैं प्रोफेसर स्लिमर। ये जॉन कैंडल के ग्रुप के सबसे सीनियर साइंटिस्ट थे। तो आइए शुरू करते हैं इसे। बॉबी के उठने से पहले ही उसके पापा जा चुके थे। इससे बॉबी को थोड़ी निराशा तो हुई, पर तभी उसे याद आया कि ये तो बहुत बड़ा दिन है, इसलिए उसके पापा जल्दी ही चले गए। ये सब बॉबी सुबह के 4 बजे सोच रहा था और इस सोच से ही एकदम एक्साइटेड हो रहा था। उसके बाद बॉबी फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट पे पहुंच जाता है। वो वहाँ बहुत शांत था, क्योंकि वो आज बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। और उसके लिए सोने पे सुहागा तो तब हो गया जब आज उसकी माँ भी उससे ज़्यादा बात नहीं कर रही थी और अपने काम में व्यस्त थी। वो बार बार यही सोच रहा था कि बातों बातों में कहीं उसके मुंह से वो सीक्रेट ना निकल जाए जो उसकी मदर के लिए टेरिबल हो जाता। ऐसा वो क्यों सोच रहा था? क्योंकि बफेलो फ्लैट्स में सारी चीज़ों को सीक्रेट रखा जाता था और ये बातें इतनी सीक्रेट होती थी कि वहाँ के टॉप साइंटिस्ट जैसे उसके पापा यानी जॉन कैंडल भी अपनी फैमिली के साथ डिस्कस नहीं कर सकते थे। तो अब ये बफेलो फ्लैट्स क्या है? ये एक ऐसा जगह था जहाँ से रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते थे। जैसे हमारे इंडिया में तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, उसी तरह से यहाँ पे आपके बुक में स्पेस सेंटर के लिए बफेलो फ्लैट नाम का यूज़ किया गया है। अब आगे देखते हैं। नाश्ता करते वक्त भी बॉबी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि कहीं माँ को ये पता न चल जाए कि उसके पापा मून पर जाने वाले हैं। माँ को तो इतना भी नहीं पता था कि उसके पापा ल्यूनार प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और अपने पापा के साथ बॉबी भी मून पर जाने वाला था। जैसे ही बॉबी ब्रेकफास्ट खत्म करके उठा, माँ ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तो आज का तुम्हारा क्या प्लान है यंग मैन? तो बॉबी के दिमाग में अचानक से आया, क्यों ना माँ को एक हिंट दिया जाए। तो बॉबी ने स्माइल किया और कहा, मॉम, मुझे लगता है मैं आज चांद पर जाऊंगा। मॉम ने भी स्माइल किया और फिर वो अपना नॉवेल लेकर रीडिंग करने बैठ गई। फिर उसकी माँ उसे चिढ़ाते हुए कहती है, तुम चेक कर लेना तुम्हारे रॉकेट में फ्यूल वगैरह तो सही है ना? तो बॉबी कहता है, ओके मॉम, मैं चेक कर लूँगा और शायद मैं लंच के लिए घर भी नहीं आऊँगा। तो उसकी माँ पूछती है, तो तुम कहाँ खाओगे? बॉबी कहता है, पता नहीं। फिर उसकी माँ कहती है, वेल, तुम जहाँ भी जाओ वहाँ से निकलते वक्त सबको थैंक यू कहना मत भूलना। उसके बाद बॉबी निकलकर यार्ड की तरफ जाने लगता है। फिर अपने घर के पीछे यार्ड यानी आंगन में जाकर बॉबी अपने स्पेस रॉकेट के स्क्रू टाइट करने लगता है, कहीं नेल ठोकने लगता है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये छोटे से बच्चे के पास स्पेस रॉकेट कहाँ से आया? तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो जस्ट एक टॉय रॉकेट था। जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चों के लिए हाथी, घोड़ा, साइकिल, बाइक ये सब आते हैं ना,
ठीक वैसे ही ये भी था। और ये सब बॉबी इसलिए कर रहा था ताकि उसकी माँ का ध्यान भटक जाए और वो आराम से अपने रास्ते जा सके। अब इस पैरा में बॉबी अपने छोटे से रॉकेट के बारे में बताता है कि वो रॉकेट 6 फीट लंबा था, उसमें 2 सीट भी थे और एक इंस्ट्रूमेंट पैनल भी। इंस्ट्रूमेंट पैनल मतलब ड्राइवर के फ्रंट में जो स्पीड, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें शो करता है। लेकिन ये था तो बच्चों के लिए ही, और जब से उसने नाले से गुजरता हुआ रास्ता देखा था तब से उसने अपने स्पेसशिप के तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया था। अब बॉबी अपने बैकयार्ड से निकलता है और पीछे के दरवाजे से बाहर जाने लगता है। वो एकदम कैजुअल वे में चलता है ताकि अगर कोई उसे देखे तो उसे यही लगे कि वो बस ऐसे ही घूम रहा है। वो आज किसी फ्रेंड से भी टकराना नहीं चाहता था। अब आगे बॉबी बताता है कि उसने बफेलो फ्लैट्स का रास्ता कैसे खोजा था। ये जो रास्ता नाले से होकर गुजरता था वो सीधे लेबोरेटरी बी के पास जाता था। अब लेबोरेटरी बी क्या है? तो ये बफेलो फ्लैट्स का कोई एक पार्ट है। उसके आगे एक संकरी सी गली थी जिससे कभी कोई आता जाता नहीं था। फिर थोड़ी ही दूरी पर एक राउंड लीड था जिसे कोई भी उठाकर उसके अंदर झांक सकता था। राउंड लीड आप सबों ने देखा ही होगा, जैसे बड़े बड़े नाले या मैनहोल्स कवर किए जाते हैं वैसे ही ये भी गोल ढक्कन से कवर किया हुआ था। उसी में एक लैडर यानी सीढ़ी भी थी जिससे कोई भी ऊपर नीचे आ जा सकता था। पहले तो बॉबी की हिम्मत ही नहीं हुई उसके अंदर जाने की, पर वह पूरी रात उसके बारे में सोचता रहा। उसकी क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। फाइनली उसने उसके अंदर जाने का ठान ही लिया। बॉबी उस रास्ते को सीवर कहता था। ऐसा वो इसलिए कहता था क्योंकि वो अंडरग्राउंड था। लेकिन जब वो अंदर गया तो उसने पाया कि वो रास्ता तो बहुत ही क्लीन था। वहाँ कई सारे वायर्स हर डायरेक्शन में जा रहे थे और धीमी धीमी रोशनी भी आ रही थी। फिर वो एक बड़े से ड्रोम की ओर जाता है। ड्रोम ऐसे जगह को कहा जाता है जहाँ पे रॉकेट्स बनते हैं। वो ड्रोम इतना ही ज्यादा खूबसूरत था कि बॉबी बस देखता ही रह गया। पहले बॉबी को पता ही नहीं था कि वो मून रॉकेट है। फिर एक दिन बॉबी वहीं कहीं छुपकर सारी चीजें देख रहा था। तभी उसने पाया कि 2 साइंटिस्ट उसकी तरफ ही आ रहे थे और उनमें से एक थे उसके पापा यानी मिस्टर जॉन कैंडल। वो अपने पापा को देखकर इतना ज्यादा खुश हो गया कि वो उन्हें जोर से चिल्ला के बुलाना चाह रहा था, लेकिन फिर वो शांत होकर वहीं बैठ गया क्योंकि वहां पे जाना किसी को भी अलाउड नहीं था और वो चोरी छुपे उस जगह पे गया था। वो वहीं छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। उनकी बातें सुनकर उसे ये पता चला कि वो रॉकेट मून पर जाने वाला है। और उससे भी ज्यादा मजेदार बात तो ये थी कि उस सीक्रेट प्लेस पर भी वे दोनों साइंटिस्ट एकदम धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। अब बॉबी को ये बात मालूम हो चुकी थी कि आज से 3 दिन बाद ठीक 4 बजे उस रॉकेट का रूफ खुलेगा और वो ड्रोम ब्लास्ट पिट में कन्वर्ट हो जाएगा और रॉकेट स्पेस से होता हुआ मून पर पहुंच जाएगा। अच्छा, आप में से किसी ने वास्तव में रॉकेट लॉन्च होते हुए देखा है? अगर देखा होगा तो उन्हें ब्लास्ट पिट का मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करती हूँ उन्हें समझाने के लिए। देखिए, रॉकेट लॉन्च के लिए एक बड़ा स्पेस चाहिए क्योंकि जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और जैसे ही रॉकेट छूटने वाला होता है वहाँ पे ब्लास्ट होता है और सब तरफ धुआं भर जाता है। उन दोनों साइंटिस्ट की बातें सुनकर बॉबी को अब तक बस इतना ही पता चल पाया था कि एक रॉकेट मून पर लॉन्च होने वाला है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि मून के पहले ट्रिप पर कौन जाएगा। पर बॉबी को ये बात पता थी कि उसके पापा ही जाएंगे। ऐसा क्यों?
क्योंकि वो वहाँ के सेकेंड मोस्ट सीनियर साइंटिस्ट थे। प्रोफेसर स्लीमर सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, पर वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े थे, इसलिए वो किसी ट्रिप पर नहीं जा सकते थे। अब बचे उसके पापा, और बाकी साइंटिस्ट इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं थे कि वो ट्रिप पर जा सके। अपने पापा के साथ ट्रिप पर जाने का ख्याल उसे बस एक दिन पहले ही आया। बॉबी जब ड्रोम के पास गया तो उसने पाया कि अगर वो थोड़ा सा केयरफुल होकर चले तो वो आराम से उस रॉकेट में बैठ सकता है। और एक बार वो अंदर चला गया तो उसे चांद पर जाने से कोई नहीं रोक सकता था। पहले तो उसे ऐसा करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर जब उसने सोचा कि उसके पेरेंट्स कितने ज़्यादा खुश होंगे इस बात से, तो उसने अपना मन बना ही लिया। अब रॉकेट लॉन्च होने वाला था। बॉबी ने एक गहरी सांस ली और रॉकेट की तरफ जाने लगा। बस 4 कदम की दूरी पर ही था वो। तभी उसके पैर से रैंप पर कुछ टच हो जाता है और वो सीधे रॉकेट के अंदर एक स्टोर रूम में जा पहुंचता है। स्पेस सेंटर में अलग अलग चीज़ों को रोल करवाने के लिए रैंप का यूज़ किया जाता था। अब रॉकेट के अंदर जिस कंपार्टमेंट में बॉबी था वो एल्यूमिनियम बैरल से भरा हुआ था। उसे वहीं कहीं थोड़ी सी जगह दिखी और वो वहीं जाकर बैठ गया। सब तरफ बहुत शांति थी। उसे एकदम डरावना लग रहा था। तब भी वो शांत होकर उधर ही बैठा रहा। वो बस इस बात से खुश था कि उसके पापा भी उसके साथ जा रहे हैं। तो ये था पार्ट 1। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या बॉबी सच में अपने पापा के साथ मून पर जा पाता है या नहीं। अगले पार्ट में बहुत सारे राज पर से पर्दा उठने वाला है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।